करंसी नोट एक तरफ रख दिए और कागजात का मुआयना करने लगा। तमाम कागजात खस्ता हो रहे थे और इनकी रंगत बदल गई थी। हुजूर बख्श नामी किसी शख्स के नाम 2-3 खतूत थे जिन पर श्रीनगर का एड्रेस लिखा हुआ था। वो तमाम खतूत हुजूर बख्श के बड़े भाई की तरफ से लिखे गए थे जो दिल्ली में रहाइश पजीर थे। क्योंकि खत के ऊपर तारीख के साथ दिल्ली लिखा हुआ था, तारीख कई साल पुरानी थी। नदीम ने वो खतूत एक तरफ रख दिए और ब्राउन लिफाफे में से कागजात निकाल लिए। ये हिंद सरकार के एक बहुत ही हसास इदारे के लेटर पैड थे जिन पर तहरीर अंग्रेजी में टाइप की गई थी। नदीम पहले कागज की तहरीर पढ़ने लगा। इस पर कई साल पुरानी तारीख थी। वो जैसे जैसे तहरीर पढ़ता जा रहा था इसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। दूसरा कागज पढ़ते उसके मुंह से बेइख्तियार ओह निकल गया। कोई खास बात है? कोई लव लेटर है क्या? मोसी ने सवाली निगाहों से इसकी तरफ देखा। लव लेटर नहीं, कुछ और ही मामला है। तमाम कागज पढ़ लूँ तो बताता हूँ, नदीम ने जवाब दिया और दोबारा पढ़ने लगा। वो 7 कागज थे जिन्हें पढ़ते हुए नदीम के चेहरे की रंगत बार बार बदल रही थी। बिलाखिर आखिरी कागज पढ़ने के बाद इसने तमाम कागज बड़ी एहतियात से दोबारा लिफाफे में रख दिए। हाँ, अब बताओ क्या बात है, ये कागज कैसे हैं? इस मर्तबा काबूस ने पूछा। इन कागजों में पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी खौफनाक साजिश की तफसील दर्ज है, नदीम ने कहा। तुम लोगों को शायद याद होगा कि कई साल पहले भारत ने इसराइल के साथ मिलकर कोहोटा में पाकिस्तान के एटमी प्लांट की तबाही का मंसूबा बनाया था। इस कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए कील कांडों से लेस भारत के जैगवार तैयारे श्रीनगर के हवाई अड्डे पर पहुंच चुके थे। इन तैयारों के पायलट इसराइली थे। वो तैयारों में बैठे सिग्नल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर पाकिस्तान को भारत और इसराइल की साजिश का पता चल गया। भारत को भी इत्तला मिल गई कि पाक फ़ज़ाई के शाहीन जैगवार तैयारों का इस्तकबाल करने के लिए अपनी फ़ज़ाओं में महवे परवाज़ हैं। इसलिए भारत ने अपने इस मंसूबे पर अमल रोक दिया। बाद में इसराइली हुकूमत ने तो ये तस्लीम कर लिया था कि इसने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ इस किस्म की कोई साजिश की थी, मगर भारत ने तस्लीम नहीं किया था। नदीम चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। वो बारी बारी मोहसिन और काबूस की तरफ देखता रहा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, इन कागजात पर अगरचे तारीख आज से कई साल पुरानी है, मगर इनकी तहरीर भी एक ऐसी साजिश की तफसील पर मबनी है। इसमें जैगवार तैयार वाले मनसूबे के नाकामी के हवाले से बात करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ इस घिनौनी साजिश की तफसील है, जिसके नतीजे में 1971 में पाकिस्तान दो लख्त हुआ था और मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया था। इस साजिश में बाज़ कश्मीरी रहाइश पजीर लीडरों के नाम भी हैं जो बज़ाहिर तो मकबूजा कश्मीर में रहते हुए पाकिस्तान के हक़ में नारे बुलंद करते रहते हैं, लेकिन दर हकीकत वो भारतीय हुकूमत के एजेंट हैं। इस मंसूबे में इन तमाम नामनहाद लीडरों के किरदारों को तयन किया गया है कि इन्हें क्या करना है और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में दाखिल होकर कश्मीर काज के हवाले से इन्हें पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ किस तरह भड़काना है। मुझे यकीन है कि इनमें बेशतर वो नामनहाद कश्मीरी लीडर अब भी मौजूद होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ होंगे। ये कागजात हमारी हुकूमत तक पहुँच जाए तो इन साजिशी अनासर के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इन कागजात के साथ हुजूर बख्श नामी एक आदमी का ख़त भी है। हुजूर बख्श श्रीनगर में भारत के इसी हसास इदारे में मुलाजिम था। इदारे के मुसलमान मुलाजमीन को अगरचे इस साजिश की हवा तक नहीं लगने दी गई थी, लेकिन ये कागजात किसी न किसी तरह हुजूर बख्श के हाथ लग गए। इसे कश्मीरी मुसलमानों और पाकिस्तान से हमदर्दी थी। वो ये कागजात लेकर श्रीनगर से भाग निकला। पहले इसका इरादा था कि श्रीनगर से बारामूला की तरफ निकल जाए और दरिया अबूर करके आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाए, मगर फिर इसे अपने बीवी और बच्चे का ख्याल आ गया। वो कारगिल का रहने वाला था। इसकी बीवी और बच्चा कारगिल में थे। वो अच्छी तरह जानता था कि इसका राज फाश होने के बाद भारतीय भेड़िए सबसे पहले इसकी बीवी और बच्चे को गिरफ्त में लेंगे और उनके साथ जो कुछ भी किया जाएगा वो इससे वाकिफ़ था। इसने अपने बीवी और बच्चे को भी साथ ले जाने का फैसला कर लिया और बारामूला की तरफ जाने के बजाय श्रीनगर से पहलगाम पहुंच गया। वो सितंबर का महीना था। तमाम पहाड़ी रास्ते और दर्रे आमदोरफ्त के लिए खुले हुए थे। वो एक ट्रक पर सवार होकर दूसरे दिन कारगिल पहुंचा। कारगिल से बीवी और बच्चे को लेकर नार से होता हुआ गुलतारी वादी पहुंच गया। यहाँ तक इसने एक जीप में सफ़र किया था। गुलतारी पहुंचकर इसे पता चल गया कि इसकी तलाश शुरू हो चुकी है और इसका ताक़ुब भी शुरू है। हुजूर बख्श का बच्चा बीमार था, मगर वो इसके इलाज के लिए रुक नहीं सकता था। इसने गुलतारी से खच्चर किराए पर हासिल किया और अनजानी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में बच्चे का इंतकाल हो गया। हुजूर बख्श ने अपनी बीवी के साथ सफ़र जारी रखा। इसकी बीवी बीमार हो गई, मगर वो कहीं रुका नहीं और मुसलसल सफ़र करता हुआ बरजल पहुंच गया। अगर इस इल्म होता कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है तो वो बरजल से बड़े आराम से जीप में सफ़र करके स्कुर्दू पहुँच सकता था, जहाँ से जहाज़ के ज़रिए वो इस्लामाबाद पहुँच जाता, मगर इसे कोई अंदाज़ा नहीं हो सका था। वो सफ़र के साथ साथ लोगों से छुपने की कोशिश भी कर रहा था। कई दिनों के बाद वो इस गार तक पहुंच गया। इसकी बीवी की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। इसने 2-4 दिन इस गार में रहने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसके ख्याल में ये महफूज जगह थी। हुजूर बख्श ने अपने इस ख़त में ये तमाम तफसील गार में बैठकर लिखी थी।
اپنے آخری خط میں اس نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ اس کی بیوی کسی حادثے کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے اور خدا کا بندہ انہیں دیکھ لے تو یہ کاغذات حکومت پاکستان تک پہنچا دے۔ ندیم یکدم خاموش ہو گیا۔ اسے خیمے کے باہر ہلکی سی آہٹ سنائی دی تھی۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ قدموں کی ہلکی آواز دور ہوتی چلی گئی۔ وہ دوبارہ بیٹھ گیا۔ اس نے یہی سوچا کہ پانڈے یا اعتبار گل میں سے کوئی گشت کرتا ہوا خیمے کے قریب سے گزرا ہوگا۔ اب ان دونوں ڈھانچوں کا معمہ بھی حل ہو گیا ہے۔ ندیم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، حضور بخش کا تعاقب کرنے والا اس غار تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو ہلاک کر دیا تھا اور ان کی موت کو کوئی اور رنگ دینے کے لیے ان کے کپڑے اتار کر دور پھینک دیے اور حضور بخش کے لباس سے وہ تمام کاغذات نکال لیے، مگر وہ خود بھی اس غار سے زندہ واپس نہیں جا سکا۔ اسے سانپ نے ڈس لیا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ کئی سال گزر چکے ہیں، ان کاغذات کی تو اب کوئی اہمیت نہیں رہی۔ محسن نے کہا، یہ کاغذات اب بھی بہت اہم ہیں۔ ندیم نے جواب دیا، ان سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کو دو لخت کرنے کی سازش بھارت نے تیار کی تھی۔ اس کے وہ نام نہاد ایجنٹ اگر اب بھی آزاد کشمیر یا پاکستان میں موجود ہیں تو انہیں حراست میں لے کر اس سازش کے بارے میں بہت کچھ دریافت کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں ان کاغذات کی حفاظت کرنی ہوگی۔ پانڈے کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کاغذات کیسے ہیں۔ مجھے تو وہ کچھ پراسرار سا آدمی لگتا ہے۔ آج کل وہ منیکا کی طرف مائل ہے۔ سفر میں وہ دونوں اکیلے ہی چلتے ہیں اور پڑاؤ کے موقع پر بھی دونوں الگ تھلگ بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھی بھارتی ایجنٹ ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت اس مہم میں شامل ہوا ہے۔ محسن نے کہا، ہمیں اس پر نگاہ رکھنی ہوگی۔ ندیم نے کہا، بہرحال اب سو جاؤ۔ وہ سلیپنگ بیگ میں گھس گیا۔ کاغذات اس کی پتلون کی جیب میں تھے اور محفوظ تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گیا۔ رات کو حسب معمول پہرے کے لیے ان کی ڈیوٹیاں بدلتی رہیں اور صبح دھوپ نکلنے کی تھوڑی دیر بعد وہ آگے کو روانہ ہو گئے۔ انہیں ان پہاڑیوں میں سفر کرتے ہوئے کئی روز ہو چکے تھے، لیکن ندیم نے اپنے ساتھیوں کی حرکات پر غور نہیں کیا تھا، مگر گزشتہ رات محسن نے ذکر کیا تو اب وہ ٹیپ کے ممبروں پر توجہ دینے لگا۔ اس نے پانڈے اور منیکا کو خاص طور پر نگاہوں میں رکھا ہوا تھا۔ محسن نے ٹھیک ہی کہا تھا، ان دونوں کے خچر ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور وہ دونوں آپس میں دھیمے لہجے میں باتیں بھی کر رہے تھے۔ پھر ندیم نے سوچا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس سفر کے دوران ان دونوں میں کچھ زیادہ بے تکلفی ہو گئی تھی اور زیادہ تر ایک دوسرے کے قریب رہنے کی کوشش کرتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے مچیکو اس کے قریب آ گئی تھی اور اب بھی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ مچیکو دوسروں کے مقابلے میں اس پر زیادہ اعتماد کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ندیم نے ایک موقع پر اس کی جان بچائی تھی۔ اب وہ زیادہ تر اسی کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن غار میں ڈھانچے کے لباس سے وہ کاغذات ملنے کے بعد وہ پانڈے کی طرف سے محتاط ہو گیا تھا۔ وہ بھارتی تھا، اس کی بہن اور بہنوئی اس گمشدہ طیارے کے مسافروں میں شامل تھے۔ وہ خود دہلی سے آیا تھا اور بہن اور بہنوئی کی تلاش کے سلسلے میں اس مہم میں شامل ہوا تھا، لیکن محسن کا یہ شبہ درست بھی ثابت ہو سکتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے تحت اس مہم میں شامل ہوا ہو۔ دشمن ایسے ہی موقعوں سے تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وادی گلگت کا یہ علاقہ فوجی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی سرحد قریب ہونے کی وجہ سے اس وادی میں اہم تنصیبات بھی تھیں اور سیاچن گلیشیئر بھی اسی خطے میں واقع تھا۔ سیاچن کو دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ کہا جاتا تھا۔ جنگی اعتبار سے یہ گلیشیئر بھارت اور پاکستان دونوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا اور یہاں دونوں ممالک کی فوجوں میں اکثر جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں۔ بھارت اس گلیشیئر پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ وہ کئی مرتبہ کوشش کر چکا تھا، لیکن ہر مرتبہ اسے منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ پانڈے کسی خاص مقصد کے تحت اس مہم میں شامل ہوا ہو۔ اسے دہلی سے بھیجا ہی کسی اور مقصد کے لیے گیا ہو اور اسے پتہ چلا کہ ندیم طیارے اور اس کے مسافروں کی تلاش میں جانے کے لیے ایک ٹیم ترتیب دے رہا ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا تاکہ اس علاقے میں اہم فوجی تنصیبات کا جائزہ لے سکے۔ اب ندیم کو یہ بھی یاد آ رہا تھا کہ انہوں نے نقشہ دیکھ کر جب بھی راستوں کا تعین کرنے کی کوشش کی تھی تو پانڈے نے بھی کئی مرتبہ انہیں مشورے دیے تھے۔ اس نے اپنے آپ کو میپ ریڈنگ کا ماہر بتایا تھا اور ندیم وغیرہ اس کے مشوروں پر عمل بھی کرتے رہے تھے۔ گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر ندیم اپنے خیالات سے چونک گیا۔ اس نے خچر روک لیا۔ اس کے ساتھی بھی رک گئے۔ گڑگڑاہٹ کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، جو لگتا تھا جیسے کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے لڑک رہا ہو۔ وہ اس طرف چاروں طرف سے بلند چٹانوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے اور بدحواس ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھو، راشد بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخا۔ سب مڑ کر اس طرف دیکھنے لگے۔ بہت دور گلیشیئر سے برف کا ایک بہت بڑا تودہ سرک رہا تھا۔ تودہ کیا تھا؟ برف کی بہت بڑی چٹان تھی جو گلیشیئر کی بلندی سے لڑکتے ہوئی ڈھلان کی طرف جا رہی تھی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ وہ ان چٹانوں میں دھمک سی محسوس کر رہے تھے، حالانکہ ان کے گلیشیئر کے درمیان کم از کم 3-4 میل کا فاصلہ ضرور ہوگا۔ برف کی چٹان بلندی سے لڑکنے کے ساتھ ساتھ ٹوٹ کر بکھر بھی رہی تھی۔ اڑتی ہوئی برف کا یہ منظر بڑا دلچسپ تھا۔ تودہ گرنے اور برف کے بکھرنے کی عمل تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا اور وہ لوگ وہاں کھڑے یہ دلچسپ منظر دیکھتے رہے اور پھر آگے چلنے لگے۔ شام سے ذرا پہلے بھی ایک چھوٹی سی جھیل کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ اس جھیل میں بھی ٹراؤٹ فش کی بہتات تھی۔ اعتبار گل اور گلریز نے لکڑیوں کے بھالے بنا کر مخصوص طریقے سے چند مچھلیاں پکڑی
और वो दोनों खाना पकाने की तैयारी करने लगे। इस रोज़ वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। खाना खाते ही सोने की तैयारी करने लगे। नदीम जाग रहा था। कागजात इसकी पतलून की जेब में थे। वो बार बार पांडे के बारे में सोच रहा था। पांडे पर इसका शुबा बढ़ता जा रहा था। पांडे के पास एक छोटा सा पॉकेट साइज ट्रांजिस्टर रेडियो भी था, जो उसके गले में लटकते हुए कैनवस बैग में मौजूद रहता था। ये छोटा सा रेडियो कई स्टेशन कैच करता और आवाज़ भी बिल्कुल साफ आती थी। काबूस और मोहसिन वगैरह ने एक दो मरतबा पांडे से रेडियो मांगा भी था, मगर इसने साफ इनकार कर दिया था। एक ट्रांजिस्टर पार्टी के पास भी था, मगर वो लोग अपने रेडियो सिर्फ खबरें सुनने के लिए इस्तेमाल करते थे। नदीम को भी याद आ रहा था कि कहीं पड़ाव के दरमियान बाज़ औक़ात पांडे पहाड़ों में घंटे घंटे भर के लिए गायब हो जाता था। इस रात नदीम अपने खेमे में अकेला ही था। मोहसिन और काबूस बाहर पहरे पर थे। नदीम स्लीपिंग बैग में घुसने के बजाय दो भारी कंबल ओढ़े सो रहा था कि अचानक इसकी आंख खुल गई। वो अपनी जगह से हरकत किए बगैर खेमे की तारीकी में घूरता रहा। इसे खेमे में किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। पहले तो उसे ख्याल है कि शायद काबूस और मोहसिन अपने पहरे की ड्यूटी ख़त्म करके आए हों, मगर फिर इसे अपना ख्याल बदलना पड़ा। खेमे में जो कोई भी था एहतियात से काम ले रहा था। कपड़ों की बहुत हल्की सरसराहट सुनाई दी और नदीम को यूँ महसूस हुआ जैसे कोई इसके कंबल में हाथ डालकर इसके जिस्म को टटोल रहा हो। वो अपनी जगह बेहिस हरकत लेटा रहा। हरकत करता हुआ हाथ पहले इसके सीने पर रेंगता रहा, फिर नीचे आ गया और इसकी पतलून टटोलने लगा। नदीम को समझने में देर नहीं लगी कि वो जो कोई भी था, इसे नदीम की जेबों में किसी खास चीज़ की तलाश थी। इसके ज़हन में पांडे का ख्याल आया। इसे शायद इन कागजात के बारे में किसी तरह पता चल गया था और वो इन्हें चुराना चाहता था। वो हाथ जब नदीम की जेब में दाखिल हो रहा था तो नदीम एकदम हरकत में आ गया। इसने एक हाथ से इस हाथ को गिरफ्त में लिया और कंबल उलट के झटके से उठ गया। इसके साथ ही उस शख्स से लिपट गया। लेकिन दूसरे लम्हे से एहसास हो गया कि मर्दनी औरत थी, क्योंकि इसके मुंह से दबी दबी से हल्की सी चीख निकल गई थी। वो मोनिका थी। तुम मोनिका? नदीम के लहजे में हैरत थी। मेरे खेमे में कर रही हो? मेरी जेबों में क्या तलाश कर रही थी? सिगरेट। मोनिका ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। ये सोचा कि आराम से तुम्हारी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाल लूँगी। तुम्हें पता है मैं सिगरेट नहीं पीता। नदीम ने कहते हुए कंबल अपने ऊपर खींच लिया और दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाओ अपने खेमे में जाकर सो जाओ। और मुझे तो इस बात का ख्याल नहीं रहा कि तुम सिगरेट नोशी नहीं करते। मैंने शायद राशिद को सिगरेट पीते देखा था। नदीम ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच रहा था कि मोनिका को वाकई सिगरेट की तलाश थी या पांडे के कहने पर वो कागजात चुराने आई थी। लेकिन आधी रात के वक्त इस तरह खेमे में घुस आने से मोनिका भी इसकी नज़रों में मशकूक हो गई थी। नदीम अब ये सब कुछ सोच रहा था कि मोनिका कंबल हटाकर इसके करीब आ गई। ये क्या कर रही तुम? नदीम बुरी तरह गड़बड़ा गया। काबूस और मोहसिन बाहर मौजूद है। इनमें से कोई अंदर आ गया तो तुम्हें देखकर क्या सोचेगा? सिगरेट का तो महज बहाना था नदीम। मोनिका ने सरगोशी की। मैं तो बहुत दिनों से किसी ऐसे ही मौका की तलाश में थी। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम यहाँ से चली जाओ। अगर काबूस और मोहसिन आ गया तो मैं इनकी नज़रों में गिर जाऊँगा। नदीम बोला। इन दोनों की फिक्र मत करो, मोनिका ने सरगोशी में जवाब दिया। वो दोनों पांडे वाले खेमे में सो रहे हैं। बाहर पांडे और राशिद पहरे की ड्यूटी पर हैं। इनके फरिश्तों को भी नहीं पता चल सकता कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। इस मौका से नदीम ने बात पूरी करने का मौका दिए बगैर मोनिका को एक तरफ धकेल दिया और उठकर खेमे से बाहर निकल गया। मोनिका से पीछा छुड़ाने का यही एक तरीका था। इसने खेमे से बाहर निकलते ही मोनिका की बड़बड़ाहट सुनी थी। चांद पहाड़ की चोटी के पीछे चला गया था और माहौल पर गहरी तारीकी थी। नदीम चंद कदम आगे बढ़कर इधर उधर टहलने लगा। खेमों से तकरीबन 20 गज दूर एक पत्थर पर राशिद बैठा सिगरेट पी रहा था। सर्दी से बचने के लिए इसने जिस्म पर कंबल लपेट रखा था और इसकी राइफल भी करीब ही पड़ी थी। पांडे कहाँ है? नदीम ने राशिद के करीब पहुंचकर पूछा। वो उस तरफ गया है। राशिद ने बाएं हाथ की छोटी उंगली से मखसूस इशारा करते हुए कहा। मगर तुम कहाँ? नींद नहीं आ रही इसलिए उठकर बाहर आ गया। नदीम ने इसकी बात काट दी। कन अखियों से अपने खामे की तरफ देखने लगा। नदीम 10-15 मिनट तक वहाँ बैठा रहा। उस वक्त तक पांडे वापस नहीं आया था। वो अपने खेमे में वापस आ गया। मोनिका जा चुकी थी। नदीम कमलों में दुबकर लिपट गया। वो देर तक मोनिका के बारे में सोचता रहा, फिर नींद की आगोश में पहुंच गया। इन्हें नांगा पर्वत की इन बर्फपोश वादियों में भटकते हुए कई रोज हो चुके थे, मगर गुमशुदा त्यारे या इसके मुसाफिरों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला था। और अब नदीम सोच रहा था कि ये मुहिम शुरू करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। इनकी अपनी ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ी हुई थी। अगले रोज़ उन्होंने जिस जगह कैंप लगाया वो एक चट्टान के दामन में थी। चट्टान का हिस्सा किसी बहुत बड़े साइबान की तरह आगे को निकला हुआ था। इस चट्टानी साइबान की वजह से तेज़ हवा से बच गए थे। इससे तकरीबन 100 गज के फासले पर एक चश्मा था जिससे ठंडा पानी उबल रहा था। शाम का अंधेरा फैल रहा था। वो लोग खाना खा चुके थे। खेमों के सामने 2 लैंप रोशन थे और गुलरेज, राशिद, रेमिट वगैरह खेमों की कुर्बो ज्वार की झाड़ियों में सूखी हुई लकड़ियाँ जमा कर रहे थे ताकि अलाव रोशन किया जा सके। गुलरेज और राशिद नदी की तरफ निकल गए थे।
उन्होंने वहाँ बिखरी हुई लकड़ियाँ जमा करके एक ढेर लगा दिया था। अब जमा शुदा लकड़ियों को खैमों तक लाने की तैयारी हो रही थी। अचानक गुर्राहट की आवाज़ सुनकर वो दोनों चौंक गए। एक नहीं कई गुर्राहटें थीं। बहुत से भेड़िए मिलकर एक साथ गुर्रा रहे थे। वो दोनों उस तरफ देखने लगे। एक लम्हा को तो यूं लगा जैसे इन्हें सकता सा तारी हो गया हो। वो 6-7 भेड़िए थे और उनसे तकरीबन 15 गज दूर झाड़ियों के करीब खड़े गुर्रा रहे थे। इनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इन दोनों में से किसी के पास राइफल तक नहीं थी। उन्होंने एक एक लकड़ी उठा ली ताकि अगर भेड़िया हमला करना चाहें तो अपना बचाव किया जा सके। गुलरेज राशि ने सरगोशी में कहा, भेड़ियों के इस झुंड में वो सफ़ेद बालों वाला भेड़िया या बर्फानी चीता? ये बर्फानी चीता नहीं, भेड़िया ही है। सफ़ेद बालों वाला भेड़िया मैंने पहली मरतबा देखा है, गुलरेज ने जवाब दिया। वो सफ़ेद भेड़िया ही था। यूँ तो तमाम भेड़िए कदो कामत में गैर मामूली तौर पर आम भेड़ियों से बड़े थे, मगर वो सफ़ेद भेड़िया अपने सादी भेड़ियों के मुकाबले में खासा जिसीम था। इसकी आंखों में बिलोर जैसी चमक थी और सुर्ख जुबान बाहर निकली हुई थी। वो तमाम भेड़िया आसमान की तरफ मुंह उठाए चिल्ला रहे थे। फिर अचानक ही वो गुलरेज और राशि की तरफ लपके। ये दोनों कैंप की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन भेड़िए जल्द ही इनके सरों पर पहुंच गए। वो दोनों रुक गए और अपने बचाव के लिए हाथों में पकड़ी हुई लकड़ियों को लाठियों की तरह अंधाधुंध चलाने लगे। भेड़िए लपक लपक कर इन पर हमला कर रहे थे। सफ़ेद भेड़िया गुलरेज की तरफ लपका। गुलरेज ने डंडा घुमा दिया जो सफ़ेद भेड़िए के कंधे पर लगा। इसके मुंह से एक गुर्राहट निकली। वो पीछे हटा और फिर हवा में उछलकर दोबारा गुलरेज की तरफ लपका। इस मरतबा इसका हमला करने का अंदाज ज़्यादा खतरनाक था। गुलरेज अपने बचाव के लिए डंडे को घुमा रहा था, मगर इस मरतबा वो अपना बचाव नहीं कर सका। सफ़ेद भेड़िया के ऊपर आन गिरा। गुलरेज पुश्त के बल गिरा। डंडा उसके हाथ से छूट गया। सफ़ेद भेड़िए ने इसकी गर्दन दांतों में दबोच ली और उसे एक तरफ घसीटने लगा। गुलरेज बुरी तरह चीखते हुए हाथ पैर मार रहा था, मगर भेड़िए उसे मुंह में दबोचे हैरतअंगेज तेजी से घसीट रहा था। शोर की आवाज़ सुनकर कैंप में मौजूद नदीम वगैरह राइफल उठाकर दौड़े। काबूस ने 1-2 हवाई फायर भी कर दिए। भेड़ियों की आवाज़ें उन्होंने सुन ली थी। करीब पहुंचते उन्होंने भेड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। 2 भेड़िए ढेर होकर बाकी भाग गए। राशिद एक भेड़िए का पंजा लगने से जख्मी हो गया था। ओह वो सफ़ेद भेड़िया गुलरेज को उठाकर ले गया है उस चट्टान के पीछे। काबूस वगैरह चट्टान की तरफ दौड़े। दूसरी तरफ पहुंचकर इन्हें रुक जाना पड़ा। सफ़ेद भेड़िया गुलरेज को दबोचकर हैरतअंगेज तेजी से घसीटता हुआ एक और चट्टान पर तकरीबन 100 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। वो एक कगर पर चल रहा था। गुलरेज अब भी हाथ पैर चला रहा था। काबूस ने राइफल सीधी करके भेड़िए पर गोली चला दी। गोली सफ़ेद भेड़िए को नहीं लगी, लेकिन इसने गुलरेज को छोड़कर कगर की दूसरी जानब छलांग लगा दी। गुलरेज भी भेड़िए से निजात पाने के बाद अपने आप को संभाल नहीं सका। वो चट्टानी कगर से लुढ़कता हुआ तकरीबन 100 फीट गहरे खड्ड में पत्थरों पर गिरा। वो सब उस तरफ दौड़े। जब वो खड्ड में पहुंचे तो गुलरेज हड्डियों और गोश्त के एक ढेर की सूरत में पत्थरों पर पड़ा था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। वो गुलरेज की लाश एक चादर में समेट कर कैंप में लाए और इस वीराने में भी एक कब्र बना दी गई। इस रात वो एक लम्हे को भी नहीं सोए थे। इन पहाड़ों में भेड़ियों की मौजूदगी कोई अनोखी बात नहीं थी। अनोखी बात तो वो सफ़ेद भेड़िया था। वो देर तक इस खूंखार भेड़िए के बारे में बातें करते रहे। इसकी कुव्वत का मुजाहरा भी देख चुके थे। कोई भेड़िया किसी इंसान को घसीट कर नहीं ले जा सकता, लेकिन वो सफ़ेद भेड़िया जिस तरह गुलरेज की गर्दन से दबोचे घसीट कर ले जा रहा था वो हैरत अंगेज था। सुबह सवेरे उन्होंने कैंप उठा दिया। वो जल्द अज जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहते थे, इसलिए कहीं रुके बगैर दिन भर सफ़र करते रहे। बिलाखिर 4 बजे के करीब एक वसी और वादी में पहुंच गए। पहाड़ों के ढलानों पर बर्फानी मैदान थे। पाइन और चिनार के दरख्तों की भी बहुतात नजर आ रही थी। वो दरख्तों के करीब एक इमारत को देखकर चौंक गए। करीब पहुंचकर वो घूम फिर कर इमारत का जायजा लेते रहे, फिर अंदर दाखिल हो गए। लकड़ी के तख्तों से इस इमारत में मकड़ियों के जालों की बहुतात थी और कुछ चीज़ें भी बिखरी हुई नजर आ रही थी। उन्हें ये समझने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि आसपास की ढलानें किसी ज़माने में स्केटिंग का शौक रखने वालों का मरकज़ रही होंगी और ये इमारत गालिबन क्लब के तौर पर बनाई गई थी। ये इनके क़याम के लिए बेहतरीन जगह थी। मकड़ियों के जालों पर जमी हुई गर्द को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इमारत कई बरसों से वीरान पड़ी थी और स्केटिंग के शौकीन लोगों ने अपना शौक पूरा करने के लिए कोई और बर्फानी वादी तलाश कर ली थी। उन्होंने इमारत का बड़ा हाल कमरा साफ कर लिया और अपना सामान अंदर ले आए। बाहर शाम हो रही थी। अंदर कार्बाइड लैंप जल रहे थे। खाना तैयार हो चुका था। एतबारगुल ने दस्तरखान बिछा दिया। वो लोग खाने पर बैठे ही थे कि बाहर कोई आहट सुनाई दी। फिर एक खच्चर ही नहीं आया। मिचीको नदीम के करीब बैठी हुई थी। वो एकदम चौंक गई। इसे यूँ लगा जैसे किसी ने खिड़की के शीशे पर हाथ मारा हो। मिचीको के हाथ में निवाला था। इसने खिड़की की तरफ देखा और निवाला इसके हाथ से छूट गया। इसके साथ इसके मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। बाहर सफ़ेद भेड़िया खड़ा था और खिड़की के शीशे पर पंजे मार रहा था।